हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इस सेशन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है, टारगेट क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई सारे सेशंस से हम बात करते आ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के एक बहुत ही अमेजिंग से चैप्टर के ऊपर, एंड दैट इज़ हेरिडिटी। और देखा जाए तो अभी तक हमने इस चैप्टर के कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है, जैसे कि हमने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिए हैं, हमने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को भी डिस्कस कर लिया है, पिछले लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ लिया है। तो बेटा अब बारी आती है फाइनली एक स्टेप और आगे बढ़ने की, और उस एक स्टेप में क्या होने वाला है, हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कैसे? तो आज के इस सेशन में बेटा हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, एक नहीं दो टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। इसे पढ़ने के बाद हम बात करेंगे इनहेरिटेड एंड अक्वायर्ड ट्रेट्स के ऊपर। और इससे पहले कि हम इन दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेटा ये दोनों टॉपिक्स बहुत आसान हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, तो डरने की और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चलो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। शुरुआत कहाँ से होगी? सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ। आ जाओ, हम बात करते हैं आज के इस सेशन के पहले टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो बेटा 10th के लेवल पर ना आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है इंसानों में, ह्यूमन बीइंग्स में। 11th 12th में अगर आगे जाकर के आप बायोलॉजी लेते हो तो 12th में आप ये चैप्टर एक बार फिर से पढ़ोगे अलॉन्ग विद दैट इवोल्यूशन पार्ट, और वहाँ पर आप सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ोगे कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी। लेकिन हाँ, 10th में हमें सिर्फ बात करनी है इंसानों की। तो चलो करते हैं। अब देखो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये होता क्या है, समझते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंसानों की, तो हमारे पास है एक ह्यूमन मेल और हमारे पास है एक ह्यूमन फीमेल। मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। हमारे पास है ह्यूमन मेल और हमारे पास है ह्यूमन फीमेल। मेल की बॉडी से आएगा मेल गैमीट, फीमेल की बॉडी से आएगा फीमेल गैमीट। आ जाओ वो भी लिख देते हैं कि मेल की बॉडी से आया मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म, लाइक दिस, है ना। और फीमेल की बॉडी से आ गया फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। आ गया? चलो देखो, अब हमारे पास एक स्पर्म है और हमारे पास एक ओवम भी है। क्या करेंगे? इनका फ्यूजन करवा देंगे, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है अब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर में भी हमने कितने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई जब एक स्पर्म का और एक ओवम का फ्यूजन होगा, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बताओ क्या होगा रिजल्ट? इसका होगा बेटा रिजल्ट ये कि यहाँ पर बनने वाला है एक जाइगोट। एग्जैक्टली देखो ये बन गया, जाइगोट बन गया। मेल एंड फीमेल गैमीट का बेटा फ्यूजन हुआ, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हुआ, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, और उसका रिजल्ट क्या निकला? जाइगोट बन गया, है ना। अब क्या होगा? इसी जाइगोट से बेटा एक ह्यूमन बेबी ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। भाई जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है, इसी में रिपीटेड डिविजन्स होंगे, कई सारे सेल्स बन जाएंगे, फिर सेल्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, और कुल मिलाकर के एक चकाचक ह्यूमन बेबी बन के रेडी हो जाएगा। देखो एक ह्यूमन बेबी यहाँ से इस जाइगोट से ह्यूमन बेबी ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, ठीक है। ये देखो लाइक दिस। अब ये बेबी बन तो गया, ये बेबी बन तो गया, ऑफ कोर्स ह्यूमन बेबी है, ठीक है, इंसान का ही बच्चा बेटा पैदा हुआ है। देखो अब ये जो बेबी बना है
बन तो गया, लेकिन ये बेबी बॉय है या फिर ये बेबी गर्ल है, मतलब ये लड़का पैदा हुआ है या लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये हमें नहीं पता। भाई यहाँ पर जो ह्यूमन बेबी डेवलप हुआ है, इसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, ये बॉय होगा या गर्ल होगी, हमें ये नहीं पता। तो हमें यही पता करना है, और इसी पता करने को अपन क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अभी समझ क्या रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि भाई इंसानों में ये सेक्स डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, कि जाइगोट से एक फुल टर्म बेबी बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन ये जो बेबी डेवलप हुआ है, इसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, हमें नहीं पता। ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, हमें नहीं पता। हमें यही तो पता करना है, और इसी पता लगाने को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। आया समझ? चलो मैं लिख देती हूं कि इसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता, तो पता लगाने को ही अपन क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसका मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये होगा कैसे, मतलब हम पता लगाएंगे कैसे कि भाई ये जो बेबी जो डेवलप हुआ है, ये बॉय होगा या ये गर्ल होगी, हमें ये पता लगाएंगे, मतलब हम ये पता लगाएंगे कैसे, पता लगाने को क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन अब ये प्रोसेस कैसे होगी सेक्स डिटर्मिनेशन की, हमें वो देखना है। ठीक है, आ जाओ वो भी समझ ही लेते हैं अपन। इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने ह्यूमन मेल के ऊपर। ये जो ना, ये ह्यूमन मेल, मैं यहाँ पर ना एक ड्रॉ भी कर देती हूँ, दिस इज ह्यूमन मेल। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ह्यूमन फीमेल। लड़की है तो थोड़े से ऐसे बाल भी बना देते हैं ताकि वो दिखे लड़की। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन मेल है ना बेटा, जिसके स्पर्म को हमने ओवम के साथ फ्यूज करवाया है, हम उसी ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन मेल की। आप बोलोगे कि मैम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, करनी पड़ेगी बेटा, हमें समझना है ना कि इस बेबी का हम सेक्स कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमें इसके मेल पेरेंट की बात करनी होगी, ना सिर्फ मेल पेरेंट की बल्कि हमें इसके फीमेल पेरेंट की भी बात करनी होगी। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा मेल पेरेंट की। ठीक है, अब इसकी बॉडी का ना बेटा हम एक सेल ले लेते हैं, बात तो करनी है, कैसे करेंगे, तो इसकी बॉडी का हम एक सेल ले लेते हैं, ले लिया कोई भी सेल, नॉर्मल सेल, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, है ना। सो दिस इज नॉर्मल सेल इस ह्यूमन मेल की बॉडी का। ठीक है, सेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, तो आपको बोलना होगा कि मैम क्रोमोसोम्स, वो भी कितने, तो 46। बेटा ये सेल डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होगा। क्यों, हमारी बॉडी का हर एक सेल क्या होता है, चाहे ह्यूमन मेल हो चाहे ह्यूमन फीमेल हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारी बॉडी का हर एक सेल जो होता है ना बेटा वो डिप्लॉयड सेल होता है। क्यों, क्योंकि हमारे हर एक बॉडी, मतलब गैमीट्स को छोड़ करके, ठीक है ना, गैमीट्स को भी हटा दो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी चाहे ह्यूमन मेल हो चाहे ह्यूमन फीमेल हो, हमारी बॉडी का जो एक हर एक सेल होता है ना बेटा वो एक डिप्लॉयड सेल होता है। क्यों, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना वो 2 सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 2 सेट में, उस सेल को फिर हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल। और जब किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं केवल एक ही सेट में, उसे अपन बोलते हैं हैप्लॉयड सेल, है ना। ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का, हैप्लॉयड नहीं है, हैप्लॉयड का, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो अगर जिस बच्चे को अभी भी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल का मतलब नहीं पता है तो बेटा जा करके आप सबसे पहले क्या करो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर जो है पिछला वाला चैप्टर, इसका जो पहला लेक्चर था आप वो लगा के देख लो।
ठीक है, जब आप वो पहला वाला लेक्चर देख लोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल की, जिसका स्पर्म जो है ना हमने ओवम के साथ फ्यूज करवाया है, जाइगोट बन गया और उससे एक ह्यूमन बेबी डेवलप हो गया। ठीक है, हमने बेटा इसकी बॉडी का एक नॉर्मल सेल उठाया, जिसके न्यूक्लियस में हमको मिलने वाले हैं कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, या आप ये भी बोल सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि वी विल सी 46 क्रोमोसोम्स इस सेल के न्यूक्लियस में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये तो अपन बहुत पहले से बात करते हैं, मतलब ये जो चीज़ है ना ये अपन बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब इसमें नया क्या है मैं बताती हूँ, नया क्या है बेटा। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। कुछ नए शब्द, कुछ नए टर्म्स आपके सामने आएंगे इस सेशन में, डरना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बॉडी का सेल है बेटा, न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो आप बोलोगे कि मैम अच्छा 46 में से 44 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोल रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो बेटा रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स हैं इस ह्यूमन मेल की बॉडी का। बेटा हमने क्या करा है, एक नॉर्मल सेल उठा लिया इस ह्यूमन मेल की बॉडी का, हमने एक नॉर्मल कोई सा भी एक गैमीट्स को छोड़ करके हमने कोई भी एक सेल उठा लिया है, और उसके न्यूक्लियस में हमको मिल रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। और जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। आप बोलोगे कि मैम हम क्यों बोल रहे हैं रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स? क्योंकि बेटा वो वाकई में क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। भाई देखो, जो होता है हम उसको वही तो बोलते हैं ना। जैसे कि मेरे सामने एक बच्चा आकर के खड़ा हो गया, अब अगर वो बच्चा बॉय है तो मैं उसको बॉय बोलूंगी, या अगर उस लड़के का नाम अमित है तो मैं उसको अमित बोलूंगी। अगर वो मुझसे पूछे कि मैम आप मुझे अमित क्यों बोल रही हो, तो मैं उससे बोलूंगी कि बेटा तुम्हारा नाम अमित ही तो है, तुम बॉय ही तो हो, इसीलिए मैं तुम्हें बॉय बोल रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम अमित पुकार रही हूँ। तो जो होता है हम उसको वैसे ही तो बोलते हैं ना। अगर एक लड़की आ जाए मेरे सामने तो मैं उसको लड़की बोलूंगी, उसका नाम अगर करीना है तो मैं बोलूंगी हाँ बेटा तुम्हारा नाम करीना है। अब अगर वो मुझसे पूछे कि मैम आप मुझे लड़की क्यों बोल रही हो, आप मुझे करीना क्यों बोल रही हो, अरे क्योंकि तुम हो लड़की, तुम्हारा नाम करीना है, तो इसलिए जो है मैं तुम्हें करीना नाम से बुला रही हूँ। ठीक है, तो 46 में से बेटा 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, और जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जो रिमेनिंग जो 2 क्रोमोसोम्स है ना आउट ऑफ 46, तो इन 2 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि वाकई में ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम अगर हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि 46 में से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हैं और रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वाकई में ये 44 क्रोमोसोम्स और ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में अलग अलग होंगे। भाई जैसे कि मेरे सामने 2 बच्चे खड़े हुए हैं, एक को मैं बोल रही हूँ बॉय और एक को मैं बोल रही हूँ गर्ल। बात समझ में आई? मेरे सामने 2 बच्चे खड़े हुए हैं, एक को मैं बोल रही हूँ गर्ल, एक को मैं बोल रही हूँ बॉय, यानी कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। क्यों अलग अलग किया? क्योंकि वो वाकई में अलग अलग है भाई। मैं क्यों बोल रही हूँ एक को गर्ल?
मैं क्यों बोल रही हूं एक को बॉय? क्योंकि वाकई में एक बॉय है, वाकई में एक गर्ल है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए मैं एक को गर्ल बोल रही हूं, एक को बॉय बोल रही हूं, है ना? तो 46 में से अगर मैं 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोल रही हूं और रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स बोल रही हूं, इसका मतलब बेटा वाकई में ये है कि ये 44 क्रोमोसोम्स इन 2 क्रोमोसोम्स से अलग होंगे। या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि ये दोनों क्रोमोसोम्स मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स 44 ऑटोसोम से, क्रोमोसोम से अलग होंगे। तभी तो अपन क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम चीजों को डिफरेंशिएट या हम चीजों को अलग अलग कैटेगरी में तभी डिवाइड कर पाते हैं जब उनके बीच में डिफरेंसेस हों। अगर मेरे सामने 2 बच्चे खड़े हुए हैं, दोनों बच्चे यदि लड़के हैं, तो मैं उनको अलग अलग कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि उन दोनों का जेंडर एक ही है, दोनों बॉयज हैं, तो मैं इनको अलग अलग कैसे कर पाऊंगी? अलग अलग करने के लिए मेरे पास बेटा डिफरेंसेस भी तो होने चाहिए ना। तो वाकई में बेटा इनके बीच में क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऑटोसोम्स 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन सारे 44 क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स और रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स। आई बात समझ में? तो वाकई में ये अलग है और ये अलग है। 44 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स अलग हैं और ये 2 क्रोमोसोम्स अलग हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं? वही वाली बात होगी कि मैं एक लड़की को करीना क्यों बोल रही हूं, क्योंकि उसका नाम करीना है। तो मैं इन दोनों क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोल रही हूं? क्योंकि बेटा ये दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, वो एक इंडिविजुअल के सेक्स के लिए, उसके जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा नाम वैसा काम। इन दोनों क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल इंसान के सेक्स या जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही डिसाइड करने वाले हैं कि सेक्स क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जैसा नाम वैसा काम। सेक्स क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल इंसान के सेक्स को या जेंडर को के लिए, है ना, हम सेक्स क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल इंसान के सेक्स या उसके जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, है ना। थोड़ा सा अपन ने क्या करा है, घुमा के बोल दिया है। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर की, तो 46 में से 44 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जब अपन बात करते हैं पेयर्स में, तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो रिमेनिंग 1 पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। ठीक है बेटा, 2 क्रोमोसोम्स मिलकर के एक ही तो पेयर बनाएंगे ना। 2 क्रोमोसोम्स मिलकर के एक ही तो पेयर बनाएंगे। आई बात समझ में? चलो, जैसे अपन बोलते हैं ना पेयर ऑफ शूज, तो पेयर ऑफ शूज में क्या होता है, लेफ्ट पैर का जूता होता है और राइट पैर का भी जूता होता है। तो एक पेयर में बेटा 2 ही तो आपके पास आर्टिकल्स होंगे ना। चलो, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन मेल की, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बेटा जो ह्यूमन मेल होता है ना, उसके पास 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब वैरायटी, देखो हम सबको ना वैरायटी बहुत अच्छी लगती है। अपन ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं आजकल? पहले तो आप लोगों ने सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से, अपने मम्मी पापा के मुंह से, कि भाई हमारे ज़माने में तो इतनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ करती थी। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो हर चीज़ क्या करते हैं, ऑनलाइन ही मंगाते हैं, है ना। कभी ना कभी ये टॉन्ट तुमको भी पड़ा होगा, मुझे भी पड़ा है ना। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ना वैरायटी अच्छी लगती है। अगर हम मार्केट में चले जाएं कुछ शॉपिंग करने के लिए, सपोज हम गए हैं अपनी एक टी शर्ट खरीदने के लिए, तो दुकानदार जो है हमको मैक्सिमम 20 टी शर्ट निकाल के रख देगा कि सर जो पसंद है वो ले लो।
और वहीं अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करने में आए तो 20 का बेटा, हमारे पास 2000 ऑप्शंस होते हैं टी शर्ट्स के। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, हमने 2000 टी शर्ट्स देखी, उनमें से हमको ये एक पसंद आई है, मतलब कि ये जो हमने चूज करी है ना ये बेस्ट है। और वहीं अगर हम मार्केट चले जाएं तो दुकानदार जो है 20 शर्ट निकाल के रख देगा कि भैया हमारे पास तो इतना ही है, जो पसंद आए ले लो, ना पसंद तो ना लो, है ना। तो वैरायटी कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगती है। तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन मेल की, चाहे कोई भी ह्यूमन मेल क्यों ना हो बेटा, जब हम बात करते हैं ह्यूमन मेल की तो उसके पास हर एक सेल में है, हर एक बॉडी की नॉर्मल सेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स तो होते हैं, लेकिन 2 अलग अलग तरह के। आई रिपीट, हर एक ह्यूमन सेल बोल रही हूं, हर एक ह्यूमन मेल की बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में, गैमीट्स को छोड़ करके, ठीक है ना, तो ह्यूमन मेल के बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, वो भी 2 अलग अलग प्रकार के, मतलब वैरायटी मिलेगी आपको। कौन से 2? तो बेटा एक होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स और एक होता है वाई सेक्स क्रोमोसोम। मैंने क्या बोला? वैरायटी है, वैरायटी कि ह्यूमन मेल के पास जाहिर सी बात है सेक्स क्रोमोसोम्स तो होंगे ही, लेकिन वो भी कैसे? 2 अलग अलग टाइप के। एक होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई सेक्स क्रोमोसोम। समझे? तो आप बोलोगे कि मैम इससे क्या होने वाला है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। यहां पर तुमने एक चीज नोटिस करी कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल की, है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल की। इसकी बॉडी का हमने कोई भी एक नॉर्मल सेल उठा लिया अदर देन गैमीट्स, तो उस नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में हमें 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स मिले जो थे क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हमको वैरायटी मिली कि एक था एक्स सेक्स क्रोमोसोम और एक था वाई सेक्स क्रोमोसोम। यहां पे लिख भी देती हूं कि एक था एक्स सेक्स क्रोमोसोम और एक था वाई सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर हमको वैरायटी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं। अब बेटा ये ह्यूमन मेल कभी ना कभी डिसाइड करेगा ना कि यार मुझे क्या करना, बच्चा पैदा करना है। या अगर सपोज इसने डिसाइड नहीं भी किया है, प्यूबर्टी आ गई है ना, लड़का जो है वो 13-14 साल का हो गया है, तो प्यूबर्टी आ गई, बॉडी में स्पर्म्स बनने लग गए। भाई प्यूबर्टी में हम पढ़ चुके ना पिछले चैप्टर में कि जब प्यूबर्टी आती है तो लड़के और लड़कियों की बॉडी में क्या होता है, रिस्पेक्टिव गैमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो बेटा इसकी बॉडी में भी स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो मान लो कि हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? ह्यूमन मेल की बॉडी के एक जर्म सेल की। जर्म सेल का मतलब वही कि वो आगे जाके क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सपोज एक जर्म सेल की, जो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। बेटा मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस पूरी एक्सप्लेन कर दी है, यानी कि मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल्स में एग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिस बच्चे को गैमेटोजेनेसिस समझ में नहीं आया है या जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो बेटा प्लीज़ आप जाकर के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में जो मैंने जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं उनको जाकर के आप देखो और गैमेटोजेनेसिस को समझो कि कैसे मियोसिस हो रही है, कैसे माइटोसिस हो रही है, तभी आपको समझ में आएगा कि बेटा गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है? एक जर्म सेल है ह्यूमन मेल की बॉडी का। बेटा ये एक जर्म सेल है। ओके, इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? अगेन 46 क्रोमोसोम्स। और अब तो क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं तो अब मैं यहां पर लिख सकती हूं कि 46 क्रोमोसोम्स में से, है ना, 46 क्रोमोसोम्स में से 44 होंगे ऑटोसोम्स और 2 हो जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। और वैरायटी यहां पर आपको मिलेगी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स में से
एक होगा एक्स सेक्स क्रोमोसोम और एक होगा वाई सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये एक मेल जर्म सेल है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना, और अंदर कैसे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे जाकर के बेटा इसमें क्या होगी, इसमें होगी मियोसिस, है ना, और ये क्या करेगा, ये गैमीट्स बनाएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर बने दो गैमीट्स, यहाँ पर बने बेटा दो गैमीट्स लाइक दिस, क्योंकि स्पर्म बन रहे हैं तो हम वैसे ही इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आगे जाकर के बेटा मान लो कि इस, भाई जर्म सेल है तो आगे जाकर के गैमीट्स तो बनाएगा, स्पर्म्स तो बनाएगा ही। तो क्या हुआ, दो स्पर्म्स बन गए, दो मेल गैमीट बन गए। अब हमको पता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा और आधा हो जाएगा। मतलब कि अगर ये जो पेरेंट सेल है, ये जो जर्म सेल है, जो आगे जाकर के दो मेल गैमीट बनाने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसके न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे वो इन दोनों मेल गैमीट्स में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगी। भाई मेरे पास चॉकलेट है, मैंने उसको तोड़ दिया, आधा आधा कर दिया, आधा टुकड़ा दिया मैंने एक बच्चे को, रिमेनिंग हाफ दिया मैंने दूसरे बच्चे को, तो ये इक्वल डिवीजन हो गया, है ना। मतलब रिडक्शन तो हुआ कि मैंने एक चॉकलेट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, पर दोनों बच्चों को इक्वल इक्वल जो है चॉकलेट मिल गई। तो बस यहाँ पर भी वही होने वाला है कि इस जर्म सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स थे टोटल, जिसमें से कि 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे इस मेल गैमीट के पास और 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे बेटा इस मेल गैमीट के पास। तो 46 में से 23 आ गए इसके पास, 23 आ गए इसके पास। हमने ये पहले ही बोला था कि भाई 46 में से 44 जो थे क्रोमोसोम्स वो ऑटोसोम्स थे, है ना। 46 में भी अगर हम और हिसाब लगाएं तो 46 में से 44 थे ऑटोसोम्स और 2 थे सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हम बोल रहे हैं कि 46 में से 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, यानी कि इस स्पर्म के पास जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं अपने पेरेंट सेल से, 23 में से बेटा 22 क्रोमोसोम्स होंगे ऑटोसोम्स और एक क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम। बात आई समझ में कि नहीं आई? कुछ दिमाग में घुसा कि निकल गया जोर से? कि पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में थे 46 क्रोमोसोम्स, जिनमें कि 44 ऑटोसोम्स थे और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे। जब इसमें डिवीजन हुआ, क्या बन गए? 2 नए सेल बन गए। मतलब कि नए सेल क्या, मेल गैमीट्स बन गए, स्पर्म्स बन गए। तो 23 क्रोमोसोम्स इसके यहां आ जाएंगे इस वाले स्पर्म में और रिमेनिंग 23 क्रोमोसोम्स इसके आ जाएंगे दूसरे वाले स्पर्म में। जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं यहां से, उसमें से 22 कौन होंगे? ऑटोसोम्स, और एक कौन सा होगा? सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली इस स्पर्म के पास भी जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं ना अपने पेरेंट सेल से, इस 23 में से 22 होंगे ऑटोसोम्स एंड एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। क्या होगा बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि हमें पता है कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो देखो ना, हो तो गया आधा। समझे? तो जो जर्म सेल था, जो पेरेंट सेल था, उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स थे। उनमें से 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, वो भी 2 तरह के, एक्स एंड वाई। जब इसने गैमेट्स बनाए तो सपोज 2 गैमेट्स बन गए, है ना, 2 गैमेट्स बन गए, 2 स्पर्म्स बन गए। तो इसके 23 क्रोमोसोम्स आ गए इसमें और 23 क्रोमोसोम्स आ गए इसमें। 23 में से 22 होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें भी 23 में से जो 22 क्रोमोसोम्स होंगे बेटा वो होंगे ऑटोसोम्स और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो मैंने क्या बोला था, वैरायटी होती है, वैरायटी मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स की वैरायटी होती है। एक होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई सेक्स क्रोमोसोम। ये जो पेरेंट सेल था इसके न्यूक्लियस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे वो कौन कौन से थे? एक एक्स और एक वाई। यानी कि यहां पर जो 2 मेल गैमेट्स बन रहे हैं ना बेटा, जिनको कि एक एक सेक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, जिनको कि एक एक सेक्स क्रोमोसोम मिल रहा है बेटा,
तो कौन सा मिलेगा? हो सकता है कि इस वाले मेल गैमीट को एक्स सेक्स क्रोमोसोम मिल जाए और इस वाले को वाई सेक्स क्रोमोसोम मिल जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इसको वाई मिल जाए, इसको भी एक्स मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, कौन से गैमीट्स का? मेल गैमीट्स का। जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा ना बेटा, तो आधे स्पर्म्स के पास या आधे मेल गैमीट्स के पास एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स आएंगे और आधे मेल गैमीट्स के पास, आधे स्पर्म्स के पास वाई सेक्स क्रोमोसोम्स आएंगे। समझे? खुद दिमाग लगाओ ना कि जो ह्यूमन मेल है उसकी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में एक्स और वाई दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जब वो ह्यूमन मेल अपने गैमीट्स बनाएगा तो तुमको पता है कि गैमीट्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा 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 हो जाता है। तो आधे गैमीट्स जो बनेंगे, 50% गैमीट्स में एक्स सेक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% गैमीट्स में मेल स्पर्म्स में वाई सेक्स क्रोमोसोम आएगा। यानी कि दो तरह के गैमीट्स हैं, दो तरह के गैमीट्स बनाते हैं। कौन? हमारे ह्यूमन मेल्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हाँ ह्यूमन मेल्स क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं, लेकिन आज पता चला कि ओ भैया स्पर्म्स भी दो तरह के बनते हैं। क्योंकि बेटा सेक्स देखो ह्यूमन मेल में क्या हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम्स में वैरायटी है, ये एक्स सेक्स क्रोमोसोम भी है, वाई सेक्स क्रोमोसोम भी है। इसीलिए जो गैमीट्स बनेंगे ना उनमें भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, गैमीट्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी कि 50% स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा और 50% स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें कि वाई सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो, यानी कि जो ह्यूमन मेल्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटी शो करते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमेटी मतलब डिफरेंट तरह के गैमेट्स। तो सही तो बात है, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आधे जो स्पर्म्स हैं वो बन रहे हैं, मतलब जो आधे स्पर्म्स हैं उनके पास क्या है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, और आधों के पास वाई सेक्स क्रोमोसोम है ना। चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ह्यूमन फीमेल की। कौन सी ह्यूमन फीमेल? जिसकी बॉडी का ओवम हमने स्पर्म के साथ फ्यूज किया है ना, उसी ह्यूमन फीमेल की हम बात करेंगे। आ जाओ। सो दिस इज ह्यूमन फीमेल, ठीक है। इसकी बॉडी का हम एक नॉर्मल सेल उठा लेते हैं और सेल के न्यूक्लियस में हमें मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स, और रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो मेल में हिसाब होता है वही हिसाब फीमेल्स में भी होता है कि बॉडी का कोई भी एक नॉर्मल सेल ले लो अदर देन गैमीट, उसके न्यूक्लियस में मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, 46 में से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों बोल रहे हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम्स? क्योंकि अल्टीमेटली इस ह्यूमन फीमेल का जो जेंडर है, जो सेक्स है ना, इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स ने डिसाइड किया है। बेटा जैसा नाम वैसा काम, कि सेक्स क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका काम ही है एक इंडिविजुअल इंसान के सेक्स को या जेंडर को जो है डिसाइड करना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेंडर के लिए, सेक्स के लिए। तो इस ह्यूमन फीमेल का या इस ह्यूमन बीइंग का है ना, ये जो इंसान है, इस इंसान का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो ये फीमेल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल के न्यूक्लियस में क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 में से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, है ना। जैसा अपन ने वहां लिखा था वैसे यहाँ भी लिखा है अपन ने, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन अब क्या है बेटा, परेशानी आ गई। क्या परेशानी होगी कि ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं हमारी, उनमें ना सेक्स क्रोमोसोम्स की कोई वैरायटी नहीं होती है। जैसे कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स बेटा एक ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्स एंड एक्स। यहां पर वैरायटी थी, ह्यूमन मेल्स में वैरायटी थी कि एक सेक्स क्रोमोसोम था एक्स और एक था वाई, लेकिन यहां नहीं है ना, ह्यूमन फीमेल्स में नहीं है। ह्यूमन फीमेल बोलेंगे कि अरे यार फूटी किस्मत हमारी, हमारे अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो तो दोनों एक ही टाइप के हैं। हमारे अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, वो तो एक ही टाइप के हैं, कोई वैरायटी नहीं है, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, बस। ठीक है,
तो आ जाओ, अब अपन क्या करते हैं, गैमीट्स भी बनवा लेते हैं। तो ये ह्यूमन फीमेल है, ह्यूमन फीमेल, उसकी बॉडी का हम एक जर्म सेल ले लेते हैं। दिस इज जर्म सेल। अगेन इसके भी न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, जिनमें से 44 होंगे ऑटोसोम्स और 2 होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन से वाले? एक्स एंड एक्स, है ना, कोई वैरायटी नहीं है। दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम्स वो एक ही टाइप के हैं, एक्स और एक्स। चलो, एक्स एंड एक्स, ठीक। अब इस जर्म सेल ने क्या करा, डिवाइड किया और सपोज बन गए क्या, 2 गैमीट्स, 2 फीमेल गैमीट्स बन गए, मतलब कि ओवम बन गए। ये देखो बन गए, ओवम बन गए। चलो, ओवा, प्लूरल क्या होता है, ओवा होता है ना। चलो, अब वही वाली बात है कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। जब ये 2 आप बोल सकते हो कि फीमेल गैमीट्स बनाएगा, जब ये पेरेंट सेल बेटा डिवाइड होकर के 2 नए सेल बनाएगा, है ना, जब ये डिवाइड होकर के 2 नए सेल बनाएगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर इनमें आधा आधा हो जाएगा। भाई मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस से ही गैमेटोजेनेसिस होती है, उसी से गैमीट्स बनते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा आधा हो जाता है। तो जब ये जर्म सेल फीमेल बॉडी का डिवाइड करता है और 2 फीमेल गैमीट्स बनाता है, 2 ओवा बनाता है, तो उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा आधा हो जाएगा। मतलब कि इसके पास जो 46 क्रोमोसोम्स थे, हैं, इसके पास जो 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 में से 23 आ जाएंगे इस ओवम के पास और 23 आ जाएंगे इसके पास, है ना। आप बोलोगे कि मैम जो नए सेल्स बन रहे हैं उनके पास क्रोमोसोम्स कहाँ से आ रहे हैं, तो जिस सेल ने इन दोनों को बनाया होता है वही सेल अपने क्रोमोसोम्स को आधा आधा बांट देता है। तो बांट दिया, इसके पास से 46 क्रोमोसोम्स, 23 आ गए इसके पास, 23 आ गए इसके पास। आउट ऑफ दीज 23 क्रोमोसोम्स बेटा 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली अगर हम बात करें ये वाले ओवम की, इसमें भी जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं ना पेरेंट सेल से, 23 में से 22 हैं ऑटोसोम्स और एक है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हुआ। लेकिन अब जरा मुझे आप ये बताओ कि यहां पर इन दोनों ही फीमेल गैमीट्स में, ओवा में, जो सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो कौन सा होगा? इसके पास कौन सा आएगा, एक्स, है ना। इसके पास कौन सा आएगा बेटा, एक्स, और इसके पास कौन सा आएगा, अरे इसके पास भी तो एक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन फीमेल है बेटा, हम जो लड़कियां होती हैं हमारे पास ऑप्शन होता ही नहीं है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में, अदर देन गैमीट्स, हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना, अरे वो सेम होते हैं भाई, एक्स और एक्स ही होते हैं। तो हम जब गैमीट्स बनाएंगे तो हमारे जितने भी गैमीट्स बनेंगे, जितने भी ओवा बनेंगे, जितने भी अंडे बनेंगे, सारे गैमीट्स में केवल एक टाइप का बेटा सेक्स क्रोमोसोम आएगा। इसमें भी एक्स आएगा, इसमें भी एक्स आएगा। कोई अलग अलग, मतलब कोई वैरायटी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली, कोई वैरायटी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। जैसे मेल्स में क्या होता है, हेट्रोगैमेटी होती है, 2 अलग अलग तरह के गैमीट्स बनते हैं। लेकिन हमारे गैमीट्स क्या होंगे, फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, एक ही टाइप के बनेंगे। क्यों? बोरिंग जिंदगी। क्यों बोरिंग जिंदगी? क्योंकि बेटा हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं ना, अरे वो एक ही टाइप के हैं यार, एक्स और एक्स है। तो जब एक जर्म सेल डिवाइड होकर के 2 नए गैमीट्स बनाएगा तो एक को देगा वो एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरे को वो देगा दूसरा एक्स सेक्स क्रोमोसोम। तो हर गैमीट हमारे अंदर क्या बनने वाले हैं, एक ही टाइप के बनने वाले हैं। हर एक गैमीट के न्यूक्लियस में आपको एक ही एक्स सेक्स क्रोमोसोम नजर आएगा और सारे गैमीट्स ऐसे ही बनेंगे। होमोगैमेटी भी बोल सकते हैं इसको, ये सारे गैमीट्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखो पहला केस हम देखते हैं कि जो स्पर्म आया है उसके अंदर क्या है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। भाई गैमीट्स तो 2 अलग अलग तरह के बनते हैं ना। 50% गैमीट्स में क्या होता है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, और रिमेनिंग 50% गैमीट, मतलब आप बोल सकते हो कि स्पर्म्स की यदि हम बात करें तो 50% जो स्पर्म्स होते हैं
उनमें होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम और 50% स्पर्म्स में होता है वाई सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सपोज इस केस में, पहले वाले केस में जो हमारे पास स्पर्म आया है उसमें क्या है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, और ओवम आया है तो ओवम में तो कोई ऑप्शन है नहीं, उसके पास तो हमेशा ही क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और मेल गैमीट फीमेल गैमीट, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो बेटा जाइगोट में कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, एक्स और एक्स। एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, मैंने अभी अभी तुमको बताया बेटा कि हम जो लड़कियां होती हैं ना, ह्यूमन फीमेल्स, फूटी किस्मत हमारी, हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक्स और एक्स, यानी कि एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है, ह्यूमन फीमेल्स में। यहां पर स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से जो जाइगोट बन रहा है बेटा, जाइगोट में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, एक्स और एक्स ही तो आ रहा है। एक एक्स आया स्पर्म से, एक एक्स आया ओवम से, यानी कि अब इस जाइगोट से जो बेबी डेवलप होगा बेटा वो क्या होगी, बेटी होगी, यानी कि गर्ल होगी। क्योंकि गर्ल्स में ही क्या होता है, गर्ल्स में ही सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस। अब जो स्पर्म आया है उसके अंदर है वाई सेक्स क्रोमोसोम, और जो ओवम है उसके पास तो कोई बेटा ऑप्शन होगा नहीं, ओवम के पास तो हमेशा ही क्या होगा, एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो ये आ गया स्पर्म, ये आ गया ओवम, ओवम में है एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इस बार जो स्पर्म आया है इसमें है वाई सेक्स क्रोमोसोम, क्या होगा, फ्यूजन होगा, है ना, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट में बेटा कौन कौन से क्रोमोसोम्स आ जाएंगे बताओ तो, एक आ जाएगा एक्स सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ओवम, और एक आ जाएगा वाई सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम स्पर्म। यानी कि अब इस जाइगोट से जो बेबी डेवलप होगा वो बेबी के हर सेल के न्यूक्लियस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे कौन से होंगे, एक्स और वाई। और एक्स और वाई किस में देखने को मिलता है, याद करो, ये ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल की बॉडी में बेटा अदर देन गैमीट्स हर एक सेल के न्यूक्लियस में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक्स एंड वाई। तो यहां पर जो जाइगोट से बेटा बेबी डेवलप होगा ना, क्योंकि जाइगोट में देखो, जाइगोट में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स आए हैं, एक आया मेल से, एक आया फीमेल गैमीट से। मेल से आया वाई सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल से तो हमेशा ही क्या होगा, एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही आएगा। तो जाइगोट में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स आ गए हैं, एक्स एंड वाई, और इससे जो बेबी बनेगा ना उसके भी हर सेल के न्यूक्लियस में 2 तरह के आपको सेक्स क्रोमोसोम्स मिलेंगे, एक्स एंड वाई। यानी कि ये जो बेबी डेवलप होगा ना बेटा, ये क्या होगा, बेटा होगा, मतलब कि ये एक बॉय होगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्स डिटर्मिनेशन। कि हमें क्या पता करना होता है कि जाइगोट से जो बेबी डेवलप होता है, जाइगोट से जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसका हमें सेक्स पता करना होता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता होगा, तो यहां पर हमने वो भी बता दिया कि भाई यदि स्पर्म में वाई सेक्स क्रोमोसोम है और ओवम के पास तो हमेशा ही एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो जाइगोट में क्या होगा भाई, ऐसे स्पर्म एंड ओवम का यदि फ्यूजन हो गया तो जाइगोट के पास 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, एक्स और वाई। वाई आया स्पर्म से, एक्स आया है ओवम से, तो उससे जो बेबी डेवलप होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। और यदि एक ऐसा स्पर्म आया है जिसके न्यूक्लियस में एक्स सेक्स क्रोमोसोम है और ओवम में तो हमेशा ही क्या होगा, एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा बेटा, उसके न्यूक्लियस में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स आएंगे, दोनों कौन से होंगे, एक्स और एक्स। यानी कि ये क्या बनेगा, जाइगोट आगे जाकर के एक ह्यूमन बेबी गर्ल में डेवलप हो जाएगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, औरतों को फिर दोषी ठहरा देते हैं। आजकल तो फिर भी जो है ना बेटा ज़माना जो है बदल गया है। पहले के टाइम पर बहुत ही होता था कि फीमेल फिटिसाइड, अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, गर्भ में ही बच्चे का जो जेंडर है वो पता लगवा लेते थे, और जहाँ जो है ना आप बोल सकते हो कि पता चला कि अच्छा फीमेल फिटस है, मतलब बिटिया पैदा होगी, वहीं के वहीं उसको
मतलब टर्मिनेट करवा देते थे प्रेगनेंसी को, है ना। फिर सरकार ने बैन लगा दिया कि भैया ये कोई तरीका नहीं होता है, भगवान ने तुम्हें जो भी दिया है तुम उसको एक्सेप्ट करो, लड़का हो चाहे लड़की हो सब बराबर होते हैं, ठीक है। तो फिर अब जाकर के जो है बेटा थोड़ा सा फीमेल फिटिसाइड का जो मामला है वो रुका है ना, मतलब सरकार ने बैन ही लगवा दिया, तो अब कहाँ से जो है ना कोई गर्भपात करवा सकता है। उसके अलावा औरतों को ही ब्लेम किया जाता था कि भैया देखो तुम्हारे कारण जो है ना लड़का पैदा हो गया, तुम्हारे कारण लड़की पैदा हो गई। अरे भैया इसके पीछे की साइंस तो देख लो। साइंस क्या बोल रही है? साइंस तो ये बोल रही है कि भाई जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं वो एक ही तरह के हैं, एक्स और एक्स। इसके कारण जो फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं उनकी बॉडी से वो भी एक ही टाइप के हैं। हर एक फीमेल गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक्स सेक्स क्रोमोसोम ही होगा। ह्यूमन मेल्स होते हैं जिनकी बॉडी में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, और वो जो गैमीट्स बनाते हैं 50% गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम आता है और 50% गैमीट्स में स्पर्म्स में वाई सेक्स क्रोमोसोम आता है। यानी कि जो वैरायटी है वो तो मेल से आ रही है, लड़के से आ रही है, आदमी से आ रही है। औरतों का इसमें कहाँ दोष है? लड़कियों का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी बॉडी में तो होते ही एक ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स एंड एक्स। जो गैमेट्स बनेंगे वो भी सब कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। हेट्रोगैमेटी तो किस में होती है? मेल्स में होती है। अगर तो वाई क्रोमोसोम वाला जो है ये आ गया स्पर्म, वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला यदि स्पर्म आ गया तो लड़का पैदा हो जाएगा, और अगर एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ गया तो लड़की पैदा होगी। तो हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है बेटा, दोष किसी का भी नहीं होता है। वो बस पहले की बातें होती थी कि हाँ लड़का लड़की है ना, लड़की की शादी करनी पड़ती है, पैसा लग जाता है, दहेज देना पड़ता है। अब ज़माना काफ़ी बदल गया है, अब लड़कियां खुद ही इंडिपेंडेंट है ना। दहेज का सिस्टम वैसे तो हटा ही दिया है, और नहीं तो बाकी जो लड़की है वो अपनी जो शादी की जो व्यवस्था है वो खुद ही कर लेती है ना। तो अब माँ बाप के लिए लड़के बोझ नहीं है। तो पहले के टाइम पर जो है औरतों को ब्लेम करते थे, पर अब ज़माना बदल गया है, अब सब ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल गुड। तो ये हो गया बेटा क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। आ जाओ फटाफट से जो अपन इसको रीड कर लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डिप्लॉइड सेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अंदर हर एक डिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक पेयर पाया जाता है क्रोमोसोम्स का, जो क्या करता है? इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑल अदर क्रोमोसोम्स are termed as autosomes as these have genes which control the somatic characters of the body। मतलब ऑटोसोम्स को ऑटोसोम्स क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि वो जो ऑटोसोम्स हैं उनके ऊपर जो जीन्स हैं, है ना, वो आप बोल सकते हो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऑटोसोम्स कहीं से भी कहीं तक किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स या जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो सेक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सेक्स को या जेंडर को डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Okay, so these two members of each pair of homologous autosomes are similar in size and shape, but this may not be the true with sex chromosomes। अच्छा, जितने भी ऑटोसोम्स होते हैं ना, जैसे कि हर एक डिप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस में 46 में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं। तो सारे जो 44 ऑटोसोम्स होते हैं बेटा, है ना, वो शेप और साइज में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की तो मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कैसे? फॉर इंस्टांस इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स या 22 जो पेयर्स हैं वो क्या होंगे? ऑटोसोम्स के होंगे, और एक पेयर या दो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम्स के होंगे। द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। इंसानों में सेक्स क्रोमोसोम्स 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम। लड़कियों में, औरतों में एक्स एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा और लड़कों में एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। अ मेल इंडिविजुअल कंटेन्स 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड शेप, है ना। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं शेप और साइज में, लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की तो थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम की तो बेटा ये शेप और साइज में थोड़े से आपस में अलग अलग होते हैं। देयरफॉर मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। आधे ही गैमेट्स के पास एक्स क्रोमोसोम होंगे और आधे गैमेट्स के पास वाई क्रोमोसोम होंगे। अ फीमेल इंडिविजुअल कंटेन्स 2 सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड एक्स। होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स जो शेप और साइज में सिमिलर होंगे। मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम्स, ये शेप और साइज में अलग होते हैं। बाकी अगर हम एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें जैसे कि फीमेल्स में, तो ये शेप और साइज में एक जैसे होते हैं। फीमेल्स देयरफॉर एक ही टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें कि हमेशा आपको क्या मिलेगा? गैमेट्स में एक ही एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। ये देखो
कुछ इस तरीके से। The sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form zygote. If a sperm, that is male gamete, carrying X chromosome fertilizes an egg, अगर स्पर्म यानी कि मेल गैमीट जिसके पास बेटा क्या है XX क्रोमोजोम है, वो एक ओवम से आकर के जिसके पास X क्रोमोजोम ही होगा, जाहिर सी बात है ना, फ्यूज करेगा तो एक फीमेल यानी कि लड़की पैदा होगी जिसमें कि XXX क्रोमोजोम्स आ जाएंगे, और अगर एक ऐसा स्पर्म है जिसमें कि YX क्रोमोजोम है, जब वो ओवम के साथ आकर के फ्यूज करेगा तो जाइगोट में X एंड Y कॉम्बिनेशन आ जाएगा सेक्स क्रोमोजोम्स का, तो बेबी बॉय पैदा हो जाएगा। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स का। देखो बेटा ऐसा है, ये तो बहुत ही आप समझ सकते हो कि बेसिक चीज है। देखो दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। अक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रेट जो इंसान ने पैदा होने के बाद अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपनी बॉडी में अचीव किया हो, गेन किया हो, अक्वायर किया हो। मेरी बात को समझना, दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। ये कुछ वो ट्रेट्स होते हैं जो एक इंसान पैदा होने के बाद, है ना, कि माँ के गर्भ में है ऐसा नहीं, माँ के गर्भ से आ गए, पैदा हो गए, उसके बाद अपनी लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में जो है ना इंसान क्या करता है, अक्वायर करता है, गेन करता है, सीखता है, अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ लेता है। उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे कि मुझे ड्राइंग करना, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, तो बेटा ये जो पेंटिंग करना मुझे आया है ना, ये ऐसा नहीं कि मैं माँ के पेट से ही जो है ना पेंट ब्रश लेकर के पैदा हुई थी, नहीं। जब मैं पैदा हुई उसके बाद में मैंने ड्राइंग पेंटिंग सीखी, उसके बाद में मुझे पेंटिंग में महारत हासिल हुई, उसके बाद क्या हुआ, पेंटिंग आप बोल सकते हो कि मुझे अच्छे तरीके से आई, मैंने सीखी है पेंटिंग। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मा पेंटर थी तो मैं भी पेंटर बन गई ना, मम्मा पेंटर हो चाहे ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, माँ के पास माँ का कोई भी प्रोफेशन हो चाहे ना हो, लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है बेटा, जैसे कि मैं पैदा हुई तो मैं बचपने से पेंटर नहीं थी, मैंने वो चीज़ सीखी है, मैंने वो ट्रेड अक्वायर किया है, अचीव किया है, सीखा है। जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो वो पैदाइशी क्रिकेटर नहीं होता है, उसको बेटा क्रिकेट सीखना पड़ता है, उसको खेलना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, पैदा होने के बाद ही उसको क्रिकेट खेलना आएगा। ये नहीं कि माँ के पेट से निकला है बैट लेकर के या बॉल लेकर के, है ना। उसके अलावा डांसर है कोई, है ना, कोई बच्चा डांसर है तो बेटा वो जन्मजात डांसर नहीं होता, उसको डांस सीखना पड़ता है। तो डांस से मतलब किसी भी तरह की जो स्किल है, किसी तरह की जो स्किल है वो क्या है बेटा, एक अक्वायर्ड ट्रेट है जो आप अपने लाइफ टाइम में सीखते हो पैदा होने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा अक्वायर्ड ट्रेट्स की कि ये इनहेरिट नहीं होंगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में। कि अगर एक क्रिकेटर है तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, अगर एक क्रिकेटर है उसको अगर बहुत अच्छा वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है वो, तो इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी क्या करेगा, पैदा होने के साथ क्या करेगा, बॉलिंग शुरू कर देगा, उसको जो है IPL खिला देंगे, नहीं। अगर एक क्रिकेटर है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, उसको बहुत अच्छी बॉलिंग करना आती है, तो वो उसका अपना एक अक्वायर्ड ट्रेट है, वो उसने सीखा है अपने लाइफ स्पैन में। आगे जाकर के उसका बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को भी अपने पिता के समान बॉलिंग सीखनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो है ना पिताजी बॉलर थे तो बच्चा भी जो है ना पैदा होते साथ बॉलर हो गया, 2 महीने का नहीं हुआ और उसने जो है ना पहला IPL खेल डाला, ऐसा नहीं होगा, उसको वो सीखना पड़ेगा। तो अक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कान छिदाते हैं, है ना, सबकी ईयर पियर्सिंग होती है, कुछ लोग तो 2-2 3 दिन भी छिदा लेते हैं, है ना। तो हमारा क्या करते हैं लड़कियों में, है ना, गर्ल्स क्या करती हैं, मजे से जो है ना ईयर पियर्सिंग कराती हैं और सुंदर सुंदर ईयरिंग्स पहनती हैं। तो मान लो कि मेरी ईयर पियर्सिंग है, ठीक है, कल को आगे जाकर के मेरा बच्चा पैदा होगा, तुम्हें क्या लगता है ऑलरेडी उसके कान छिदे हुए होंगे क्या? नहीं, उसके कान मुझे छिदाने पड़ेंगे, उसकी मुझे ईयर पियर्सिंग करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर पियर्सिंग है बेटा, ये एक अक्वायर्ड ट्रेट है, समझे। ये जब मैं पैदा हुई उसके बाद में मैंने क्या करा, अपने कान में से गड्ढे करवाए ईयरिंग्स पहनने के लिए। तो ये जो अक्वायर्ड ट्रेट मेरे अंदर आया, इससे जो मेरा DNA है बेटा, जो मेरी बॉडी का जो जीन है, जो मेरे जर्म सेल्स हैं,
जो आगे जाकर के क्या करेंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे, मेरी बॉडी में गैमेट बनाएंगे, ओवा बनाएंगे, उन जर्म सेल्स के डीएनए में इस अक्वायर्ड ट्रेट का कोई असर नहीं आया कि जो है ना मैंने कान में छेद करवा लिए तो मेरे जो जर्म सेल्स हैं उनके डीएनए में जो है चेंज आ गया, वेरिएशन आ गया, जिससे कि एक जीन बन गया जो क्या करेगा, कानों में छेद करके रख देगा। तो जब मेरा बच्चा पैदा होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें वो जीन आ जाएगा और मेरे बच्चे का भी क्या होगा, कान में छेद हो जाएंगे। नहीं, जो अक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं बेटा वो जर्म सेल्स के क्रोमोसोम्स के डीएनए में कोई चेंज लेकर के नहीं आते हैं। इसीलिए अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। ठीक है, acquired traits are those which are acquired by an organism after his birth। जन्म के बाद वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेट्स जो है बच्चे में आते हैं either through outside influences और by an organism's activity। या तो एनवायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस हुआ, उस चक्कर में वो ट्रेट ऑर्गेनिज्म ने अक्वायर कर लिया, या फिर उसकी खुद की एक्टिविटी के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल लर्निंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। मान लो कि आगे जाकर के आप कहीं विदेश जाते हो पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। सपोज आप गए हो कोरिया, हैं आप जो है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए आप गए हो कोरिया। अब बेटा कोरिया गए हो तो तुमको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए ना, जैसा देश वैसा भेष आपने सुना होगा, है ना। तो जहां आप जा रहे हो, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, उस कंट्री की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वरना क्या हुआ, एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा और आप जो है लोगों से वहां पर इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, कोरियन लैंग्वेज सीखोगे। अब कल को जाकर के तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें क्या लगता है, वो पैदा होने के साथ कोरियन बोलना शुरू कर देगा क्या? नहीं, तुमने कोरियन सीखी, वो ट्रेट तुम्हारे अंदर आया, तुमने एक्वायर किया, तुमने उसको सीखा। वो कोरियन लैंग्वेज तुमने सीखी है ना बेटा, वो तुम्हारे जर्म सेल के क्रोमोसोम के डीएनए में जाकर के कुछ चेंज नहीं लेके आ जाएगा कि वो जो चेंज है ना तुम्हारे बच्चे में भी पास ऑन हो गया। नहीं, तुम्हारा बच्चा आगे जाकर के अगर कोरियन बोलना चाहेगा तो उसको भी सीखना पड़ेगा। तो क्योंकि तुम एक दूसरे देश में गए, वहां पर जो है तुमको कोरियन लोग मिले, तुम्हारी मजबूरी हो गई वो लैंग्वेज सीखने के लिए, इसलिए तुमने वो स्किल सीखी। तो अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, वो ट्रेट्स होते हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ स्पैन में पैदा होने के बाद अक्वायर करता है, गेन करता है। क्यों? या तो उसकी खुद की कुछ एक्टिविटी के कारण या फिर एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में। लर्निंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक्सीलेंट कुकिंग स्किल्स। अगर मैं शेफ हूं तो मेरा बच्चा आगे जाकर के जरूरी नहीं कि वो शेफ बने, कि पैदा होते साथ जो है कड़छी और छुरी चलाना उसको आ जाए, नहीं, उसको सीखना पड़ेगा। डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू अ सर्टेन टाइप ऑफ पेन, बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, है ना, कि स्विमिंग आ रही, रनिंग एक्सेट्रा आ रही है। पुअर आई साइट, की अगर कल को मेरी आंख में चश्मा लग गया तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो भी जो है ना पैदाइशी चश्मा लगा के आएगा कि अरे मम्मी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा दो, है ना। ऐसा नहीं है। मेरी आंखें अगर ख़राब हो रही है तो वो मेरी किसी पर्सनल रीज़न से ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि मैं स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा है, मैं पूरे टाइम जो है स्क्रीन के सामने खड़ी रहती हूँ, तो मेरा जो आंखें हैं वो ख़राब हो जाएं, है ना, नज़र जो है कमज़ोर हो जाए, तो इससे मेरे होने वाले बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में वेट गेन, अगर कोई इंसान मोटा है तो इसका बच्चा ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा भी मोटा पैदा होगा। अरे वेट गेन उसका हुआ है, बच्चे से क्या असर पड़ रहा है। फिर इसके बाद में आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये वो ट्रेट्स होते हैं बेटा जो जन्म से ही बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उसके माँ बाप में वो ट्रेट्स होते हैं जो वो अपने बच्चे को पास ऑन कर देते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स, नाम से समझ में आया ना कि वो ट्रेट्स जो इनहेरिट होते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं बेटा जो बच्चे में अपने माँ बाप से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप में वो ट्रेट्स होते हैं, तो वो बच्चे को भी क्या करते हैं, अपने पास ऑन कर देते हैं। कैसे? तो याद करो, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? जीन्स। तो डेफिनेटली पेरेंट्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनके जर्म सेल्स के डीएनए में जाकर के क्या करते हैं, असर डालते हैं, जिसके कारण जीन में जो है बदलाव आ जाता है। जैसे कि देखो, पापा के बाल कैसे हैं, करली हैं। क्यों करली हैं? क्योंकि पापा के बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए पर एक ऐसा स्पेसिफिक जीन है जो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि उनके बाल करली हो रहे हैं। ममा का आई कलर क्या है? ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक जीन ऐसा है जो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि आई कलर ब्लू हो रहा है।
अब कल को मम्मी पापा क्या करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चे में वो दोनों जीन्स इनहेरिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बच्चे की भी आई कलर ब्लू हो जाएगा और उसके जो बाल है वो कर्ली हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए जो उसको अपने पेरेंट्स से मिले। समझे? तो इनहेरिटेड ट्रेट्स आर दोज विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जाम्पल देखो, अ पर्टिकुलर शेप, फेस शेप, स्क्वायर, ओवल, राउंड, है ना। जैसे कि मेरा मुंह जो है वो ऐसा राउंड है, कुछ लोगों का ओवल होता है, कुछ लोगों का ऐसे स्क्वायर, कुछ लोगों का ऐसे डायमंड फेस शेप होता है ना। तो बेटा फेस शेप अगर मैं बोलूँ कि मेरा ओवल है, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में जीन ऐसा है जो मेरे फेस का जो शेप है वो ओवल या राउंड बना रहा है। डिफरेंट स्किन टोन, मतलब वही कॉम्प्लेक्शन, है ना। सिमिलर हेयर कलर एंड शेप एज योर पेरेंट्स, सिमिलर हेयर कलर, है ना, कि पापा के बाल ब्राउन है, मम्मा के बाल ब्लैक हैं, तो ब्लैक एंड ब्राउन दोनों ही आपके पास क्या आ गए हैं, जीन्स आ गए हैं बच्चे में। तो जो डोमिनेंट वाला होगा वो आपके में एक्सप्रेस कर जाएगा। जेनेटिक डिसीजेस, बेटा जेनेटिक डिसीजेस आर पास्ड। बेटा जेनेटिक डिसीजेस का मतलब क्या है कि जीन्स में जो है गड़बड़ हो गई है जिसके कारण जेनेटिक प्रॉब्लम जो है सामने, मतलब सामने आ रही है। अब जीन्स ही तो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। तो अगर किसी एक पेरेंट में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बच्चे में भी आ सकती है। सर्टेन बॉडी शेप, डिम्पल्स जो पड़ते हैं यहाँ पर, बेटा डिम्पल्स पता है क्यों पड़ते हैं? बेसिकली यहाँ पर जो है एक आप बोल सकते हो कि मसल में जो है, जो फेशियल मसल जो होती है ना, तो फेशियल मसल में जो है कुछ आप बोल सकते हो कि डिफेक्ट तो नहीं, मतलब एक चेंज आ जाता है, छोटी बड़ी हो जाती है ना, जिसके कारण जो है ऐसे डिम्पल पड़ जाते हैं ठीक है। तो डिम्पल्स भी जो है बेटा क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। अक्वायर ट्रेट्स आर दोज जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में अक्वायर करता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। जो अक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये बेटा जर्म सेल के डीएनए में कोई चेंज लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं बेटा ये जर्म सेल के डीएनए में चेंज लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए जब वो चेंज डीएनए जाएगा ना बच्चे में तो उसके पास भी वही ट्रेट आ जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं बेटा वो नंबर में कम होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल है ये देखो, नॉलेज, होल इन अ कार, सॉरी ये ईयर होगा, कार नहीं होगा, होल इन ईयर, है ना, मस्कुलर बॉडी ऑफ अ रेसलर। इनहेरिटेड ट्रेट के एग्जाम्पल क्या है? आप बोल सकते हो कि आंखों का कलर, या फ्यूज्ड या ईयर, है ना, फ्यूज्ड या फ्री ईयर लोब्स। आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में भी पिक्चर, मतलब एक वो है पिक्चर है ना, कुछ लोगों के जो लोब होते हैं ईयर लोब ये बिल्कुल ऐसे यहाँ से ऐसे चिपके रहते हैं, कुछ लोगों के ऐसे देखो अलग अलग, जैसे कि जो मेरा ईयर लोब है वो कैसे देखो फ्री है ना, वैसे चिपका नहीं हुआ है, तो वो भी क्या है बेटा, फ्री एंड फ्यूज्ड ईयर लोब्स एक तरह के इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। ये सोमैटिक वेरिएशंस इन्वॉल्व करते हैं, ये जेनेटिक वेरिएशंस इन्वॉल्व करते हैं। ये जो अक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ये जिस इंडिविजुअल में होंगे अगर वो मरेगा तो उसके साथ ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे तो ये चलते जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल बेटा, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आज के इस सेशन के बाद अपने चैप्टर होता है पूरा फिनिश। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय।